हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। हम इसमें हर्षवर्धन के जीवन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये भूमिका है। इसमें मीनू जो ये दिखा रही अवशेष जो है ये किसके है? पुरातात्विक अवशेष है हर्षकालीन समय के। तो उसने एक महल बनवाया था जिसमें कि 52 बुर्जियां थी। वो पहला महल था जिसमें 52 बुर्जियां शामिल थी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सम्राट हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का महान शासक था। अंडरलाइन कर दूंगी जो इम्पोर्टेंट लाइनें होगी आपकी, जो कि एक छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि जैसे ये है कि पुष्यभूति वंश का महान शासक कौन था? सम्राट हर्षवर्धन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। उसमें गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद समस्त भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। हूणों के आक्रमण से स्थिति और भी अधिक खराब हो गई थी। ऐसे समय में पुष्यभूति ने थानेसर, जिसे कि थानेसर बोला जाता है, जो कि आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, पुष्यभूति नामक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा पुष्यभूति ने। और अब इनका वर्णन है पुष्यभूति वंश का। सबसे पहले नरवर्धन था, फिर राज्यवर्धन और फिर आदित्यवर्धन। इन्होंने 505 ईस्वी से 508 ईस्वी तक राज्य किया था तीनों ने। उसके बाद आए थे प्रभाकर वर्धन। राजा हर्षवर्धन जो थे वो इन्हीं की संतान थे। इन्होंने 580 से 605 ईस्वी तक शासन किया था और ये पुष्यभूति वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इन्होंने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। बाणभट्ट जो थे उसकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर और सिंधु देश के लिए जवर बताया है। बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तीनों बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे पहले राज्यवर्धन, इसने 605 से 606 ईस्वी यानी कि सिर्फ 1 साल ही राज्य किया था। प्रभाकर वर्धन यानी कि इनके पिता की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में ये थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे और इन्होंने भी अपने पिता वाली सेम उपाधियां ही धारण की थी। जैसे ये सिंहासन पर बैठे, इन्हें सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त, गौड़ प्रदेश यानी कि बंगाल के राजा शशांक और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने इकट्ठे होकर इनके बहनों यानी कि इनकी बहन राज्यश्री के पति कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन मोखरी के साथ युद्ध करके उसकी हत्या कर दी, जिससे ये बहुत क्रोधित हो गया और उससे बदला लेने के लिए उससे युद्ध करने चल दिया। हर्षवर्धन ने कहा था साथ चलने के लिए, लेकिन इसने मना कर दिया कि हिरण का शिकार करने के लिए केवल एक शेर ही पर्याप्त है। ये युद्ध में जीत भी गया था, लेकिन गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब फिर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। अब उनका जन्म, हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी को थानेश्वर यानी कि थानेसर के विशाल राज्य में हुआ था। और माता का नाम यशोमती देवी और पिता प्रभाकर वर्धन थे। भाई एवं बहन, 3 भाई बहन थे। तीनों में आपस में अच्छा प्रेम था। शिक्षा जो थी इनकी अच्छी हुई थी, काफी अच्छे माहौल में इनको उचित ढंग से पढ़ाया गया था। विद्वान और बुद्धिमान थे। शास्त्राभ्यास एवं युद्ध अभ्यास, इन्होंने शास्त्रों का अभ्यास और युद्ध अभ्यास जो था माता यशोमती के भतीजे यानी कि अपने मामा भंडी से सीखा था। ठीक है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र, जिसमें हर्ष की जीवन के विषय में बताया गया है, उनसे ये जानकारियां मिलती है। क्या आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो थानेसर थी। स्थानेश्वर बोलते थे उस समय, अब थानेसर बोलते हैं। वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी और हर्ष का टीला जो था वो पहला किला था जिसमें 52 बुर्जियां थी। अब थानेसर राज्य में राज्याभिषेक 606 ईस्वी में इसके भाई की मृत्यु हो गई थी और 606 से 647 ईस्वी तक 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने राज्य किया था। और
और जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ उसके बाद इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि कन्नौज की प्राप्ति। कन्नौज कौन सा जगह थी जहां इसकी बहन का जो पति था कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन, ये वो जगह थी। इसे भी गुस्सा था कन्नौज को वापस प्राप्त करने के लिए। इसने फिर किससे बदला लिया? शशांक राजा से। कन्नौज को ये देखो राज्याभिषेक के उपरांत हर्ष ने सबसे पहले क्या किया था? अपने शत्रुओं से बदला लिया था। उसको पता चला था कि उसकी बहन को शशांक ने बंदी बना लिया था। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, गौड़ प्रदेश के राजा शशांक ने इसकी बहन को बंदी बना लिया था और कन्नौज को जीत लिया था। इनके जो पति है बहन के, उसकी मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने उसी से बदला लिया, क्योंकि इसके भाई की हत्या भी उसी ने धोखे से की थी। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया था, क्योंकि वो शशांक के कारागार में थी और वहां से भागकर वो विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी। तो किसकी सहायता से खोजा इसने? दिवाकर मित्र की सहायता से, और उसे वापस अपने राज्य में ले आया था। और अपनी बहन के कहने पर ही हर्ष ने थानेसर को कन्नौज में मिलाकर अपनी राजधानी कन्नौज को घोषित कर दिया था। यानी कि हर्ष ने पहले थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद कन्नौज को। नेक्स्ट हर्षवर्धन की प्रमुख विजय है जो ये कुशल योद्धा सेनापति थे गौड़ प्रदेश। अब ये यहाँ ध्यान रखना कि गौड़ को बंगाल के नाम से आज हम जानते हैं। वो राजा शशांक जो था वो इनका सबसे बड़ा शत्रु था, क्योंकि इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या भी शशांक ने की थी और बहन के पति यानी कि ग्रहवर्मन कन्नौज के शासक, उसकी हत्या भी शशांक ने ही की थी। और उसने पवित्र गया का बोध वृक्ष भी कटवा दिया था। घोर विरोधी था वो बौद्ध मत का। शुरू में हर्ष ने भंडी यानी कि अपने मामा को सेना के साथ आक्रमण के लिए भेजा था और उसके बाद इसने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन से संधि कर ली थी और दोनों ने मिलकर शशांक को बुरी तरह पराजित किया था। 5 देश की विजय। कौन कौन से 5 देश से? प्रारंभिक 6 साल हर्षवर्धन ने, जब इनको राजगद्दी पर बैठाया गया था उस समय इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी और इसने अपने शासन के प्रारंभिक 6 साल युद्ध ही किए थे, 606 से लेकर 12 ईस्वी तक। तो ये 5 राज्य थे हमारे, पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद था वल्लभी। वल्लभी को गुजरात के नाम से जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण था और 630 ईस्वी में इन्होंने वल्लभी पर आक्रमण किया था। वहां ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था। ध्रुवसेन की पराजय हुई थी और ध्रुवसेन ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से करके उसे अपना जमाता यानी कि जमाई बना लिया था। कामरूप की विजय। कामरूप को असम के नाम से जानते हैं। कामरूप में भास्कर वर्मन की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अधीनता स्वीकार कर ली थी। वहां उन्होंने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी इसकी, तो वहां इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद है सिंध की विजय। प्रभाकर वर्धन ने सिंध के राजा को भी पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पर प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद अराजकता का लाभ उठाकर सिंध ने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद है कश्मीर की विजय। कश्मीर का राजा कौन था? दुर्लभ वर्धन था। उसमें कहते कि एक कश्मीर के एक विहार क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे विहार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा हुआ था जिसमें देव रोशनी रहती थी। हर्ष ने कश्मीर के राजा दुर्लभ वर्धन को हराकर बलपूर्वक उससे अधीनता स्वीकार करवाई और महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत ले जाकर कन्नौज के विहार में यानी कि कन्नौज में जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे वहां पर उसको स्थापित कर दिया। कन्नौज हर्ष की राजधानी था। फिर है नेपाल की विजय। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष द्वारा बर्फीले प्रदेश में आक्रमण कर विजय प्राप्त की गई थी और यह नेपाल ही होगा। नेपाल का शासक कौन था? अंशुवर्मन। और अंशुवर्मन ने पहले से ही हर्ष संवत का प्रचलन आरंभ कर दिया था, यानी कि अंशुवर्मन ने भी हर्षवर्धन की अधीनता को यानी कि उसकी गुलामी को स्वीकार
कर लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट है गंजम विजय, जिसे कि उड़ीसा कहा जाता है आज। यह हर्ष की अंतिम विजय थी और यह प्रदेश पूर्वी तट यानी कि उड़ीसा पर स्थित है। इस क्षेत्र में हर्ष के आरंभिक आक्रमण जो थे वो सफल नहीं रहे थे। 643 ईस्वी में वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि उस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि इसका जो समकालीन शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। और उड़ीसा के 80 नगरों को उसने स्थानीय बौद्ध विहार मंदिर को दान में दे दिया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद है राज्याभिषेक। ये सिर्फ ऊपर जो शब्द आए हैं उनका अर्थ है ये कि किस शब्द को क्या बोलते हैं विस्तार से। यहाँ पे है हर्ष का साम्राज्य। हर्षवर्धन ने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। विदेशों के साथ भी इसके अच्छे संबंध थे और इसी के कारण विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे और भारत में भी विदेशी यात्री आते थे, जैसे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और 8 वर्ष तक वो हर्ष के दरबार में रहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब ये ध्यान रखना, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था। दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय जो था, जो इसका समकालीन शासक था, वो दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था। वो भी हर्ष की तरह ही महत्वाकांक्षी था। दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्र कर ली थी और 633 ईस्वी में सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया था। और यह युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। और इस युद्ध में भी हर्ष की पराजय हुई थी। ये देख सकते हैं आप, जो ये येलो कलर में है ये सारा हर्ष का साम्राज्य है, ये उत्तर भारत का है। और जो नीचे दक्षिण भारत का राज्य है ये सारा पुलकेशिन द्वितीय का राज्य था। नेक्स्ट है हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता था और एक कुशल शासन प्रबंध भी था। ये इसकी विशेषताओं में आ सकता है। उच्च कोटि शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे देंगे कि महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, सार्वभौम, शकलोत्तर पथनाथ, ये सारे नाम याद कर लेना आप। ये उपाधियां उसको मिली हुई थी और वह सेना का सर्वोच्च सेनापति था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी था, यानी कि उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होता था। उसके बाद है मंत्री परिषद। ये दिए हुए हैं प्रमुख मंत्री, राजा का प्रमुख सलाहकार होता है प्रधानमंत्री, महासंधि विग्रह अधिकृत युद्ध व शांति मंत्री होता है, महाबलाधिकृत सेनाध्यक्ष और महाप्रतिहार महल का सुरक्षा मंत्री अष्टपटालिका लेखाधिकारी होता है। अब है प्रांतीय शासन। हर्ष ने विशाल साम्राज्य को, ये सही सारी वही चीजें हैं कि शक्तियां जो है सामंतों महासामंतों में बांटी हुई थी, जिन्होंने इसके अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने प्रांत के मुखिया थे और जो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में उनके क्षेत्र थे उन्हें भुक्ति कहते थे और उसके मुखिया को उपारिक्य कुमारमात्य कहा जाता था। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। स्थानीय शासन। भुक्ति जो है वो प्रांतों को विश्व में बांटा गया था। भुक्ति या प्रांत एक ही बात है, जिसका नेतृत्व विषयपति या आयुक्त करता था। इसकी नियुक्ति स्वयं शासक करता था। विषय आगे पथक में विभाजित थे, जिनकी स्थितियां आज के तहसील स्तर के अधिकारी की मानी जाती है। सबसे छोटी का ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी का एक ग्राम थी, यानी कि गांव थी, और गांव का प्रधान जो था वो महत्तर कहलाता था। उसकी सलाह से ही पंचायत होती थी। इसे ग्रामिक भी कहा जाता था। इसके बाद ये इसका सैनिक प्रबंध है। पैदल सेना थी, घुड़सवार थे 1 लाख, हाथी सेना थी, रथ सेना थी। सैनिकों की संख्या, सेना का मुखिया बलाधिकृत और सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? कटुक कहलाता था। राजस्व व्यवस्था कैसी थी? आय जो थी वो भू राजस्व यानी कि भूमि कर से उसमें कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। जो भी खेतों में उपज होती थी इस भाग को उद्रंग कहा जाता था।
प्रजा स्वेच्छा से जो राजा को देती थी उसे क्या कहते थे, बलि कहलाता था वो। अतिरिक्त चुंगी कर, बिक्री कर, वन आदि भी थे। व्यय खर्च कहाँ करता था, व्यय मतलब होता है खर्च करना। दान देता था, ये दानवीर सम्राट था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए थे। और प्रजा हितकारी था, यानी कि प्रजा के हित के बारे में सोचता था। चिकित्सालय बनवाना, विश्राम गृह, सड़कें, पुल निर्माण, शिक्षा प्रबंध, पानी का प्रबंध, हर तरफ ध्यान देता था ये। वेतन, कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च करता था कितना, अपनी आय का 1 भाग, और इतना वेतन देता था कि उनका गुजारा आराम से हो जाता था। सेना पर खर्च, एक बड़ा भाग सेना पर भी खर्च करता था, जिसके लिए सेना के अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े, हाथी आदि लाते थे। राज परिवार पर खर्च, और एक भाग जो राज परिवार की जो जरूरत की वस्तुएं हैं, महल की मरम्मत आदि पर खर्च होता था। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी, अपराध कम थे, दंड कठोर थे, और कई परीक्षाओं से, जल, विष, तुला आदि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। शांति बनाए रखने के लिए आरक्षी यानी कि पुलिस विभाग का भी गठन था। दंड पाशिक व दंडिक इसके मुख्य अधिकारी थे। गुप्तचर भी थे, क्रियाशील उस समय। न्याय करते समय पक्षपात नहीं होता था। अपराधी के अंग काटना, मृत्युदंड भी प्रचलन में था। सबसे बड़ा अपराध कौन सा था, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह था। और ये इसकी नेगेटिव बातें हैं, यानी कि कहे कि कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो उचित नहीं थी उस समय में, कि इतना सख्त कानून था उसके बावजूद भी मार्ग सुरक्षित नहीं थे। ह्वेनसांग को चोर डाकुओं का सामना करना पड़ता था, 2 बार उसे भी लूट लिया गया था। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, बाणभट्ट और चीनी स्रोत, ह्वेनसांग जो यात्री था, चीनी यात्री, उसके स्रोतों से मिलती है हमें इसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी। सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज में उस समय वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बने हुए थे। चारों के कार्य भी जो थे वो बांटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण शिक्षा देते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, और वैश्य जो था वो व्यापारी के कार्य करते थे, और शूद्र जो कार्य, उनका कार्य क्या था, सेवा करना था। पशुपालन, घर बनाना, लकड़ी, धातु के औजार। विवाह, अंतरजातीय विवाह उस समय मान्य थे। उच्च वर्णों में स्त्रियां पुनर्विवाह नहीं करती थी, लेकिन बहुविवाह यानी कि कई विवाह जो थे वो प्रचलित थे। सती प्रथा प्रचलित थी। विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करती थी। ये कुछ खास नहीं है। उच्च नैतिक जीवन, ह्वेनसांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया। वे पाप पुण्य का सदैव ध्यान रखते थे। ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आवास जो थी वो सुरक्षित थे, सब कुछ योजना के अनुसार घर बनते थे, और जिसमें ज्यादातर मकान जो है कच्चे होते थे, मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जिसमें खान पान, लोग सादा भोजन करते थे, और मुख्य क्या था कि गेहूं और चावल, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता था। घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर खाया जाता था, और दालें और विभिन्न तरह की सब्जियां, फलों का प्रयोग भी किया जाता था। उसके बाद है आर्थिक व्यवस्था। सभी स्रोतों से स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति जो है अधिक उन्नत और मजबूत थी। ह्वेनसांग, चीनी यात्री जो था, वो लिखता है कि फलों का भरपूर उत्पादन किया जाता था। चावल, गेहूं और ईख के साथ साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। साधन सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख है। किसी से अलग वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय और व्यापार भी किया जाता था। और उस समय थानेसर, उज्जैनी और कन्नौज जो थे वो काफी प्रसिद्ध थे। और व्यापार के लिए कपड़ा उद्योग, चमड़ा, बर्तन उद्योग और एवं औजार उद्योग प्रमुख थे। हर्षवर्धन का चरित्र, हर्षवर्धन के महान चरित्र, सफलताओं, उपलब्धियों के का वर्णन बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र में मिलता है कि वह एक कुशल शासन प्रबंध और महान सेनापति था। दयालु था, प्रजा से प्रेम करने वाला था, परिवार से प्रेम करता था, महान दानी था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग सम्मेलन में भरसक यानी कि जितना उससे हो सकता था वो दान करता था।
धार्मिक सहनशील था, यानी कि सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस देता था, सभी धर्मों को मानता था। धार्मिक कट्टरता उसमें नामात्र भी नहीं थी। शैव मत का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों के लोग उसके राज्य में रहते थे। ये इम्पोर्टेंट है कि ह्वेन-त्सांग के अनुसार 643 यानी कि 643 में प्रयाग की सभा में हर्ष ने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे और अपनी बहन राज्यश्री से वस्त्र मांगकर धारण किए थे। बौद्ध धर्म का प्रचारक था। अशोक की तरह ही अहिंसा का पालन करता था, यानी कि किसी को सताता नहीं था। पशुवध व शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय को दिए, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और इसने इतने कार्य किए थे कि उसका नाम अशोक और कनिष्क के समान ही बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर हो गया था। विद्वानों को संरक्षण देता था ये, यानी कि उनकी सुरक्षा करता था, उनको अपने यहाँ रहने के लिए पर्याप्त स्थान देता था। और इसीलिए इसके दरबार में अनेक विद्वान आते थे, रहते थे। और उसने विद्वानों के लिए अनेक मठ एवं विहार बनवाए थे, यानी कि उनकी रहने के लिए जगह बनवाई थी। उसके दरबार में बाण, दिवाकर, मयूर, जयसेन और भास जैसे विद्वान रहते थे। नाटककार, सम्राट, कला एवं साहित्य को भी इसने सुरक्षित रखा। ये खुद एक बहुत बड़ा साहित्य प्रेमी सम्राट था। इसने 3 नाटकों की रचना की थी, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बाण भट्ट ने उसे काव्य रचना में दक्ष बताया है, यानी कि सम्राट हर्ष जो है वो काव्य रचना में भी दक्ष थे, और उसकी तुलना जो है वो कालिदास से की गई है। बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। और उसके दरबार का दूसरा अनमोल मोती जयसेन था, जिसने योग शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित एवं चिकित्सा आदि विषयों पर लिखा है। हर्ष ने जयसेन को 80 गांव दान में दिए थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। मयूर व मतंग जैसे विद्वान भी उसके दरबार में रहे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। मयूर ने किसकी रचना की थी? सूर्य शतक की। शिक्षा का संरक्षक, शिक्षा को भी विशेष महत्व देता था हर्ष, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 कर मुक्त गांव जो थे वो उस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए दान किए थे। आय का 1 भाग जो है, 1/4 भाग विद्वानों को पुरस्कार के रूप में भी देता था। अब यह है ह्वेन-त्सांग, यानी कि एक चीनी यात्री जो कि हर्ष के दरबार में 8 साल तक रहा था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, और 8 वर्षों तक ये हर्ष के दरबार में रहा। 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए आया था ये। इसका मेन मकसद था कि बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म के बारे में जानना। ताशकंद, समरकंद, बल्ख से होता हुआ भारत के गांधार प्रदेश में पहुंचा था ये। और इसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि स्थानों की भी यात्रा की थी। और ये इम्पोर्टेंट है कि उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और 644 ईस्वी में वो वापिस चीन के लिए प्रस्थान कर गया था, और वहां जाकर उसने CU की नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ होता है कि पश्चिमी देश का वृत्तांत। और इसी में उसने हर्ष के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है हर्ष के समय का। इसके बाद है हमारा कि हर्ष एक विजेता ही नहीं बल्कि कुशल शासन, प्रबंध, दयालु, दानवीर, साहित्य का संरक्षण, उच्च कोटि का विद्वान था, यानी कि उसमें सभी गुण थे। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर राष्ट्र को अग्रसर किया है हर्ष ने। हर्ष के प्रत्येक कार्य में समाज को उन्नत बनाने का ध्येय विद्यमान होता था। ये माइंड मैप है, वही चीजें रिपीट हुई है जो हम पीछे कर चुके हैं। हर्षवर्धन का चरित्र ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक बार और पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन जीवन 590 से 647 ईस्वी। माता का नाम यशोमती, पिता प्रभाकर वर्धन, वंश पुष्यभूति
और राजधानी पहले थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र में थी, उसके बाद कन्नौज को बनाया। शासन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई थी? किस वंश की हुई थी? पुष्यभूति वंश की। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने कि हर्षचरित्र की रचना की थी। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक ने की थी? तो ये हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी थी। उसके बाद है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। बंगाल का कौन सा शासक जो था हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का शासक था हर्ष का समकालीन था। तो यहाँ पे ये बंगाल तो शशांक था उस टाइम, गौड़ यानी कि बंगाल का शासक। तो ये समकालीन, तो इसका पुलकेशिन द्वितीय था, तो ये उसका शत्रु था सबसे बड़ा। ये यहाँ की जगह हम लिख सकते हैं शत्रु, कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था? शशांक, और इसका समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पुष्यभूति ने थानेसर में किस वंश की स्थापना की थी? पुष्यभूति वंश की। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के शक्तिशाली राजा ग्रहवर्मन से किया था। हर्षवर्धन ने की पुत्री का विवाह नहीं हुआ था, यहाँ है प्रभाकर वर्धन, तो ये चीज आप ध्यान रखना। हर्ष ने डैश नामक बौद्ध सन्यासी से, तो कौन सा बौद्ध सन्यासी था वो? दिवाकर मित्र की सहायता से उसने अपनी बहन राजश्री को खोज लिया था। हर्षवर्धन का जन्म जो था वो 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। अब उचित मिलान कीजिए। कादम्बरी जो थी वो बाणभट्ट की लिखी हुई रचना है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में मुझे कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसके साथ कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। पहले हम नीचे से कर लेते हैं। कटुक, कटुक किसे कहा जाता था? कटुक कहा जाता था सेना का नेतृत्व करने वाले को। बलि, बलि स्वेच्छा से जो दान दिया जाता था, उपहार दिया जाता था राजा को, उसे बोलते थे। भाग जो था वो भूमि कर के रूप में था। और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि कुमारगुप्त नाम जो है इस पूरे लेसन में ही कहीं नहीं है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि राइट और रॉन्ग। प्रभाकर वर्धन राजा आदित्य वर्धन तथा रानी महासेन गुप्त देवी का पुत्र था। तो प्रभाकर वर्धन जो था, आदित्य वर्धन तो सही है, लेकिन हाँ महासेन रानी ये भी सही है, दोनों इन्हीं का पुत्र था प्रभाकर वर्धन। गौड़ अथवा कर्नाटक, अब गौड़ तो बंगाल को बोलते हैं, कर्नाटक गलत है, तो ये हमारा आंसर गलत है। शशांक सबसे बड़ा शत्रु था, ये सही है, लेकिन गौड़ का राजा शशांक, कर्नाटक का नहीं, ये ध्यान रखना। महासंधि विग्रहाधिकृत हर्ष का युद्ध व शांति मंत्री था, ये सही है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 5,000 शिक्षक कार्यरत थे, तो ये भी गलत है क्योंकि ऐसी कोई संख्या चैप्टर में नहीं दी गई है। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल तक शिक्षा ग्रहण की, ये भी गलत है, उसने केवल 2 साल तक शिक्षा ग्रहण की थी। अब है हमारे नेक्स्ट लघु प्रश्न, ये आगे लिखे हुए हैं मैंने, यहाँ देख लेते हैं। ये हर्षचरित्र क्या है और यह किसने लिखा? हर्षचरित्र एक ग्रंथ है, इसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, उसके संघर्षों, युद्धों, उसकी सफलताओं, उस काल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और हर्षचरित्र जो है वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत जो है वो कौन से हैं? तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र इसमें मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा रचित सीयू की, जिसका अर्थ है
पश्चिमी देश का वृत्तांत, इससे हमें हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के इतिहास में, क्योंकि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म में भी के शिक्षा के लिए भी बहुत सहयोग किया था, तो वहां भी ये हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है गौड़ राज्य का अधिकरण करने के लिए, यानी कि बंगाल राज्य का अधिकरण, उसको अपने अधिकार में लेने के लिए हर्षवर्धन की क्या मंशा थी, यानी कि इच्छा थी। गौड़ यानी कि बंगाल का राजा शशांक जो था वो हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। क्यों था? क्योंकि उसने उसके भाई राज्यवर्धन को मार दिया था धोखे से, और उसकी बहन राज्यश्री के पति कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन को भी मार दिया था, और उसकी बहन को उसने बंदी बना लिया था, इसलिए वो उसका सबसे बड़ा शत्रु था। और यही चीजें हैं इसके अंदर। और उसने गया का बोध वृक्ष जो है वो भी कटवा दिया था, इसलिए उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की, उसे हराने की उसकी इच्छा थी। और सबसे पहले उसने यही कार्य किया था जैसे ही गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या कार्य किया? देखिए यही क्वेश्चन आ गया, इस कार्य में उनकी सहायता किसने की? राज्याभिषेक के बाद हर्ष ने सबसे पहले अपने शत्रुओं से बदला लिया। हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ मिलकर शशांक को पराजित किया। उस समय हर्षवर्धन को पता चला कि राज्यश्री जो है वो कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई है, तो हर्ष ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज लिया। राज्यश्री के कहने पर थानेसर को कन्नौज में मिलाकर राजधानी उसने अपनी कन्नौज को घोषित कर लिया था। इसके लिए आप यहाँ तक भी लिख सकते हो खोज लिया था, यहाँ तक भी सफिशियंट है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी अच्छा है कि पहले उसकी राजधानी थानेसर थी, बाद में उसने कन्नौज को बना लिया था। किसके कहने पर? राज्यश्री के कहने पर। अब हम इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिससे एक बार चैप्टर फिर रिवाइज हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश की स्थापना के साथ ही किस साम्राज्य का अंत हुआ था? गुप्त साम्राज्य का। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम है? बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के माता पिता का नाम माता यशोमती देवी और पिता प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ? थानेश्वर यानी कि थानेसर में 4 जून 590 ईस्वी को। हर्षवर्धन किसके बाद गद्दी पर बैठा? राज्यवर्धन के बाद। 1 साल इसके भाई ने राज्य किया था, उसके बाद गौड़ यानी कि बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से इसको मार दिया था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने किस राज्य से किया था? यानी कि इनके पिता थे ये प्रभाकर वर्धन, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? महाराजा धीराज और परम भट्टारक। ये दोनों उपाधियां हर्षवर्धन ने भी धारण की हुई थी। गया का पवित्र बोध वृक्ष किस शासक ने कटवाया था? शशांक ने, जो कि गौड़ प्रदेश यानी कि बंगाल का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? ध्रुवसेन द्वितीय, जो कि वल्लभी गुजरात का शासक था। ये हर्षवर्धन यानी कि इसकी पुत्री थी, जिसके साथ ध्रुवसेन द्वितीय जो कि वल्लभी गुजरात का शासक था, उसके साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पहले थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र को, और बाद में कन्नौज को। राज्यश्री को हर्षवर्धन ने किसकी सहायता से ढूंढा था? दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी की सहायता से। कहाँ के 80 नगरों को हर्षवर्धन ने बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया था? गंजम यानी कि उड़ीसा के 643 यानी कि 643 ईस्वी में उसने गंजम पर विजय प्राप्त की थी, और फिर वहां के 80 नगरों को बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था और वह कितने वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहा? तो ये ह्वेनसांग, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था भारत, और वो 8 वर्ष तक हर्ष के दरबार में रहा था, और इससे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हर्षवर्धन का समकालीन शासक
कौन था? ये हमारा उसमें मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आया था। पुलकेश सेन द्वितीय दक्षिण भारत का शक्तिशाली शासक था और हर्षवर्धन उत्तरी भारत का था। हर्ष को कौन सी उपाधियां दी गई थी? ये दो तो वही है इसके पिता वाली, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक यानी कि सबसे बड़ा शासक, सार्वभौम, शिलादित्य, सकलोत्तर का अर्थ है, सकलोत्तर पथनाथ का अर्थ है सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी। हर्ष के राज्य में प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? उपारिक या कुमारमात्य। हर्ष के समय प्रांतों की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? महतर या ग्रामिक। सेना के मुखिया को महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष की सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? कटुक कहलाता था। हर्ष की आय का मुख्य साधन जो था भू राजस्व, कुल उपज का कितना भाग था और इसे क्या कहते थे? तो ये कुल उपज का 1/6 भाग होता था और इसे उद्रंग कहते थे। प्रजा स्वेच्छा से राजा को जो उपहार देती थी वह बलि कहलाता था। हर्षवर्धन ने कर मुक्त 200 गांव किसे दान कर दिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए। हर्ष के समय सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह को माना जाता था। हर्ष के समय समाज में कितनी वर्ण व्यवस्थाएं थी? 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर्ष के समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? चावल, गेहूं और ईख, और उसके साथ साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? शैव मत या हिंदू धर्म कह सकते हैं, और बाद में बौद्ध धर्म को भी मानने लगा था, लेकिन ये धर्म के प्रति कट्टर नहीं था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। हर्षवर्धन ने कितने नाटकों की रचना की थी? 3, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्ष के समय वेद व ज्योतिष का प्रमुख विद्वान कौन था? जयसेन था। ये इसने भूगोल, गणित और चिकित्सा पर भी लिखा है। सूर्य शतक की रचना किसने की थी? मयूर ने की थी। विद्वानों को हर्ष के समय आय का कितना हिस्सा पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? 1/4 भाग। दंड पाशिक के नाम से किसे जाना जाता था? दंड देने वाले मुख्य अधिकारी को। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 629 यानी कि 629 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने कितने वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की? 2 वर्षों तक। ह्वेनसांग वापस चीन कब रवाना हुआ? 644 ईस्वी में यानी कि 644 ईस्वी में। ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, यानी कि जिसका अर्थ है पश्चिमी देश का वृत्तांत। हर्ष ने अपना सब कुछ कब और कहाँ दान कर दिया था? 643 ईस्वी में प्रयाग की सभा में। हर्ष जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग सम्मेलन करता था और वहां पर वो भरसक यानी कि जितना उससे हो सकता था उतना वो दान करता था।